हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 25 है ये। और इसमें भी हम ग्रेविटेशन चैप्टर से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ठीक है जी। नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है और ख़ुद भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है साथ साथ। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कहता है एट वॉट हाइट द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16 द वे ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके जी भाई, क्वेश्चन में ये है कि आप एक अर्थ सरफेस से कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे पॉइंट को जिसकी हाइट दे रखी है h। ठीक है जी। अब अर्थ की सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है स्मॉल g। और जब हाइट पे हम चले जाते हैं, कुछ हाइट पे हम चले जाते हैं, वो हाइट कंपेरेबल होनी चाहिए अर्थ के रेडियस के हिसाब से। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी जी डैश। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जी डैश से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको जी एच भी लिख दिया जाता है कभी कभी ना। यहाँ पर जो जी डैश का फॉर्मूला होगा वो होगा जी 1 - 2h/r। जनरली यही फॉर्मूला लिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा अभी। इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे नहीं। प्रॉब्लम ये है इस टाइप के क्वेश्चन के साथ कि इसमें ना दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं। एक तो ये सामने आपके लिखा है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है वो भी समझिए। जी डैश इज इक्वल टू जी r/r+h का होल स्क्वायर। अब मैं आपको दोनों फार्मूलाज के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बताता हूँ। ये जो फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला आप वहाँ यूज़ करिए जहाँ h की वैल्यू r के मुकाबले काफ़ी कम है। और दूसरा फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है, ये वहाँ यूज़ करिए जहाँ पर h की वैल्यू r के मुकाबले कंपैरिजन में है। मीन्स जैसे रेडियस होता है अर्थ का 6400 किलोमीटर, अब आप 2000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 3000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी हाइट है जो रेडियस के कंपैरिजन पे है। ठीक है ना, या रेडियस के साथ जिसको कंपेयर किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगाइए। लेकिन अगर h की वैल्यू बहुत कम है r से, तो आप ये फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लगाइए। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि पता कैसे लगाएं। पता कैसे लगाएंगे कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो सुनिए, क्वेश्चन में गिवन है वेट कितना रह गया, 1/16, बहुत कम हो गया। 1/16 बहुत कम हो गया वेट। और वेट अगर बहुत कम हो गया ना, इसका मतलब जी डैश की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। और जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम जब हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है, उस केस में हाइट बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2 किलोमीटर ऊपर चले जाइए अर्थ की सरफेस से, बहुत कम है हाइट रेडियस के मुकाबले। भाई आप देखो अर्थ का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अब अगर आप 2 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, बताइए बहुत कम है ना। तो बताइए जी डैश के ऊपर कोई ज़्यादा चेंज तो ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो जी डैश में कोई ज़्यादा चेंज आएगा भी नहीं, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा रिड्यूस हुआ नहीं। तो इस केस में ना आप फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लगाओ। क्वेश्चन में ये बोला है कि 1/16 रह गया, वेट बहुत कम रह गया, इसका मतलब हम बहुत ऊंचाई पे जा चुके हैं। और बहुत ऊंचाई पे जा चुके हैं तो फॉर्मूला नंबर सेकंड। ये जो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, अगर समझ आ गया बहुत अच्छा, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लो हर हाल में कहीं ना कहीं। ठीक है ना। ये फॉर्मूला तब लगाना जब h की वैल्यू r के कंपेरेबल हो। ये इक्वलेंट का साइन जब बनाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि लगभग h और r बराबर हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये जो साइन बनाया है, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि h की वैल्यू r के कंपैरिजन में है, ये ध्यान रखिएगा ना। अब वेट हो गया 1/16, तो क्या लिखा है हमने, mg डैश इट बिकम्स mg/16। अब मास तो कांस्टेंट है तो m से m कैंसिल कर दो, तो g डैश बिकम्स g/16। कैलकुलेशन करने का तरीका देखना आप। ठीक है, g डैश की जगह पे क्या लिखोगे, g r/r+h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g/16। नाउ g से g ये भी कैंसिल, r/r+h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर। भाई 16 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना जी, 4 का स्क्वायर होता है। तो फाइनली यहाँ पर आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा मैं स्पेस इसकी क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, r/r+h इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4r इज इक्वल टू r+h, 3r, r इधर जाके लेस हो जाएगा, 3r इज इक्वल टू h। फाइनल आंसर हमारा बन गया 3r। h की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में ये वेरिएबल फॉर्मेट में था तो डायरेक्टली आंसर आ गया 3r।
लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाल करके कैलकुलेशन को टिपिकल भी बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। अब यहाँ पर आप देखो हाइट कितनी आ रही है, 3 गुना आ रही है रेडियस के। मैंने यहाँ पर लिखा था कि h की वैल्यू r के कंपेरेबल होगी। कंपेरेबल का मतलब यहाँ पर ये है, ध्यान रखना, दोबारा सुन लो। कंपेरेबल का मतलब ये है कि h की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है या रेडियस के आसपास है। 2000 किलोमीटर भी लोगे तो वो भी रेडियस के आसपास मान ली जाएगी। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला नंबर 1 ये वाला यूज़ कर लेना, ठीक है। चलिए जी, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ मैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एविडेंस टू शो दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। ओके, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है जी। अब अर्थ जो है वो इसके आसपास गोल गोल घूम रही है, हमको मालूम है। एग्जैक्टली गोल नहीं घूमता है, लेकिन मान लो गोल गोल घूमता है। अब गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो सन अर्थ के ऊपर लगा रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये है कि एक बॉडी दूसरी बड़ी बॉडी के आसपास गोल गोल घूम रही है, तो दिस मीन्स बड़ी वाली बॉडी छोटी वाली बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप नहीं आता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ पर कौन सा कारण है? सन और अर्थ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अर्थ को गोल गोल घूमना चाहिए। और बताइए, अर्थ गोल गोल घूमती है? घूमती है। चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन फिट बैठ रही है? ऑप्शन नंबर 4, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का सन के आसपास रेवोल्यूशन कवर अप करना या अर्थ का सन के आसपास चक्कर लगाना, ये शो करता है कि सन अर्थ के ऊपर एक ऐसी फोर्स लगा रहा है जो उसे गोल गोल घुमा रही है। वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। अब अर्थ का ऑर्बिट कैसा है? ये जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये अर्थ का ऑर्बिट है, और अर्थ के ऑर्बिट के सेंटर में कौन है? सन। तो सन की दिशा में कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सारा का सारा फिनोमिना किस वजह से हम कह पा रहे हैं? क्योंकि अर्थ सन के आसपास गोल गोल चक्कर लगा रही है। फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट इज रिलेटेड टू रोटेशन, उसको कवर अप नहीं करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी हमारा फिट बैठ जाता है बिल्कुल। चलो जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहली बात तो एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला सुन लो, √2gr, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ देयर आर 2 प्लैनेट्स, 2 प्लैनेट हैं जी। एक को लिख लेता हूँ मैं P1, दूसरे को मैं लिख लेता हूँ P2। रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज K, ओके। R1/R2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको? K, ओके। रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके जी। G1/G2, दोनों की अलग अलग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू दे रखी है G। उनकी एस्केप वेलोसिटी का रेशियो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लायक है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ 2, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, √2g1r1/√2g2r2। कैलकुलेशन करना और भी आसान बन जाएगा। अब कैसे? कंबाइंड अंडर रूट लगा दो, 2g1r1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, यहाँ पे g2, यहाँ पे r2। अब बताइए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g1/g2, यहाँ पर आप देखो ये बचा g1/g2। क्या वैल्यू है g1/g2 की? g। तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं √g। r1/r2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? k। ये हो गया gk। अब gk कोई ऑप्शन तो दिया नहीं, ऑप्शन दिया है kg, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा kg। अब यहाँ पे रूट कोई लगा नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, kg⁻1/2। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन आता है, kg⁻1/2, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन जिस तरीके से दिया गया है ना, वो कंफ्यूज करने का एक तरीका है। होपफुली ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे प्लीज़, ठीक है ना। क्लास अगर ठीक ठाक लग रही हो तो बेटा लाइक ज़रूर कर देना क्लास को, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करो, चैनल को भी, वीडियो को भी। आगे बढ़ते हैं जी, आपका भी भला हो जाएगा, इसमें हमारा भी भला हो जाएगा और आपके साथी का भी भला हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर। देखो जी, कितनी हाइट आ गई? 1 किलोमीटर। अब बताओ 1 किलोमीटर तो बहुत कम है, तो h इज लेसर 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 देन r। रेडियस होता है 6400 किलोमीटर,
हाइट आपको कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर, कितनी कम है इस केस में, तो जो g का फॉर्मूला होगा हाइट वाला केस, हाइट वाला, ठीक है ना, g 1 माइनस 2h अपॉन r, ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हाइट बहुत कम है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस हो जाती है, फॉर्मूलाज का नॉलेज बनता है और हमारे क्वेश्चन करने की जो स्किल होती है उसमें इन्हेंसमेंट होती है। नाउ कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके जी, तो जी एच इज इक्वल टू जी डी। अब डेप्थ वाला केस का फॉर्मूला क्या होता है, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है। यहाँ हो गया 1 माइनस 2h अपॉन आर और ये g से g कैंसिल हो गया। फाइनली आपके पास बचा 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर। 1 से 1 भी लेस कर दो, माइनस साइन से माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा। तो चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, माइनस का डी अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू 2h। h की वैल्यू कितनी थी 1 किलोमीटर, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 किलोमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। 2 किलोमीटर हमारा आंसर होना चाहिए, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, नहीं तो रिपीट करना अगर समझ में नहीं आता है तो। क्वेश्चन नंबर 5, चलो जी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छी खासी वैल्यू होती है ये। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर्स, 11.2, 11.2 या 11.2 किलोमीटर्स एक सेकेंड में, बहुत ज़्यादा होता है ये। इफ़ द बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री टू द वर्टिकल। ओके जी, क्वेश्चन में बोलता है कि 45 डिग्री पे आप थ्रो कर रहे हो बॉडी को, यहाँ पे आपकी एक बॉडी है, इसको 45 डिग्री पे आप थ्रो कर रहे हो, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी। इसके बारे में बहुत सरल तरीके से आंसर समझ लो, एस्केप वेलोसिटी एंगल पे निर्भर करता ही नहीं है। एस्केप वेलोसिटी इस एंगल के ऊपर निर्भर कभी करता ही नहीं है, ये याद रखिए। समझ आ गई सभी को, कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, एंगल कुछ भी रखो, इतना तो आपको वेलोसिटी देना ही पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी दोबारा से सीख लो, 2gr अंडर रूट में, ठीक है जी। इसमें एंगल का कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं जल्दी से। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है देयर इज नो, रीजन असर्शन का क्वेश्चन है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। देखो जी ध्यान से समझना इस बात को, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। ध्यान रखिए, अर्थ जब रोटेट करती है ना, वो इस तरीके से रोटेट करती है। ये मान लीजिए अर्थ है, ये है नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। तो जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, वो यही वाला होता है, पोलर एक्सिस। ऐसे ऐसे करके अर्थ रोटेट करती है इस तरीके से, ठीक है, समझ आ गया पॉइंट। तो अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर पे खड़ा है ना, तो वो तो गोल गोल चक्कर काट रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पोलर रीजन पे खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, अपनी जगह पे खड़े होकर के ऐसे ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, और इक्वेटर वाला व्यक्ति ऐसे करके गोल चक्कर काट रहा है पूरा। समझ आया। दूसरी बात, यहाँ से ना मैं एक आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, ऑल्दो ये 11th क्लास के सिलेबस में अब है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी देख लो। ये जो एंगल होता है ना, इसको मान लीजिए मैंने लैम्डा लिख दिया, ठीक है ना। इस एंगल के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट आता है। ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अब पोलर रीजन पे ना जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं रोटेशन से, क्योंकि उसने अपनी जगह पे ऐसे ही घूमना है। बाकी जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, जितनी भी लोकेशंस होती हैं बाकी, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया ए, दूसरा पॉइंट ले लिया बी, तीसरा पॉइंट ले लिया मैंने सी, सब पे एंगल की वैल्यू बदल गई। जब एंगल बदल गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर असर आएगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया हमारा ट्रू। सिर्फ ये पोल्स के लिए है, अगर यहाँ पे पोल्स नहीं लिखा होता ना, तो मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर देता, ठीक है। दूसरी बात, रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज अबाउट पोलर एक्सिस, यस बिल्कुल ठीक है, ट्रू।
अब ये दोनों केस हमारे ट्रू हैं और दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो जब दोनों ट्रू हैं और दोनों आपस में रिलेटेड हैं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर दो। दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होती हैं तो उसमें दो आंसर बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट रीजन और असर्शन आपस में रिलेटेड हैं तो ऑप्शन नंबर ए, और रीजन असर्शन आपस में रिलेटेड नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल इस केस में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ जल्दी से। ये भी रीजन असर्शन है। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक बात है। कॉमेट्स जो होते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं उसको धूमकेतु, ये ऐसे करके घूमता है। ये भी इलिप्टिकल, परफेक्ट इलिप्टिकल नहीं है, अंडाकार शेप कह लो इसको, इस तरीके से कुछ कुछ, ठीक है। ये बात तो ट्रू है जी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी कॉमेट ड्यू टू सन इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब यहाँ पे होता है 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक बात है। 100% फोर्स 90 डिग्री पे नहीं लग पाता है, ठीक है ना, कोई दूसरे एंगल भी इसमें हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज जीरो, बिल्कुल ठीक है भाई। पहली बात तो ये है, ध्यान से सुनो ज़रा, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये जो रीज़न लिखा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये फॉल्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती, और जो चीज़ पाथ पे डिपेंड नहीं करती वो होती है कंजर्वेटिव। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज़ ऑलवेज कंजर्वेटिव, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी जो, सॉरी यहाँ पे जो रीज़न है ये तो हो गया भाई फॉल्स, ठीक है, नंबर 1। अब रीज़न फॉल्स का ना केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर तो डायरेक्टली टिक कर दो भाई। लेकिन फिर भी एक डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट पे। रीज़न हो गया फॉल्स, अब असर्शन ट्रू कैसे, वो भी सुन लो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, उसके द्वारा किया जाने वाला वर्क निर्भर करता है पोजीशन के ऊपर। कहाँ से शुरू किया, यहाँ से, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ पे एंड किया, घूम फिर करके जब यहाँ आए तो यही हो गया हमारा फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट। और जब सेम पॉइंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन की वैल्यू भी जीरो। तो ओवरऑल रीजन असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हमने टिक कर दिया। दिस इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है ना। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी ये। What is the relation between height h and depth d for the same change in g? ओके, इस क्वेश्चन की एक ट्रिक समझ लो भाई। इस क्वेश्चन की ट्रिक है कि जी एच इज इक्वल टू जी डी, और यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये वाला, ये हाइट के लिए, दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था वो मत लगाना इसमें, और जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो जी से जी हमारा कैंसिल हो गया, फाइनली 1 माइनस, मैंने भी करके भी दिखाया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन यार, कोई नहीं, चलो प्रैक्टिस ही हो जाती है। ये माइनस से माइनस भी इग्नोर कर दो, और 2h अपॉन आर इज इक्वल टू डी अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो डी की वैल्यू बन गई हमारी 2h, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया वो अच्छे तरीके से। चलो जी 9th नंबर क्वेश्चन भी रीजन असर्शन है। If the value of acceleration due to gravity of the planet is lesser than Earth, then escape velocity of the planet is lesser too. Okay. अगर g की वैल्यू कम है तो escape velocity भी कम होगा, ट्रू या फॉल्स। सुनिए, escape velocity is equal to under root 2gr, ठीक है ना जी। तो escape velocity is proportional to under root g। इसके हिसाब से अगर g कम करोगे तो escape velocity कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। assertion हमारा ट्रू है, असर्शन कह भी यही रहा है कि अगर जी की वैल्यू कम करोगे तो एस्केप वेलोसिटी कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। नाउ रीजन पे आ जाओ। एस्केप वेलोसिटी जस्ट डिपेंड्स ओनली ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एस्केप वेलोसिटी, रीजन कहता है एस्केप वेलोसिटी ओनली, यहाँ पे एक वर्ड है ओनली, ओनली सिर्फ जी के ऊपर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन में कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस फॉर्मूले के हिसाब से एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर ऑल्सो। एस्केप वेलोसिटी आर के ऊपर भी तो निर्भर कर रहा है, तो रीजन हमारा कायदे में तो फॉल्स है भाई, क्योंकि अगर इसमें ओनली का वर्ड ना लिखा हो तो इसे ट्रू माना भी जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे निर्भर कर रहा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बढ़ते हैं जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट एट हाइट 80 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ओके जी, हाइट कितनी दे रखी है हमको, 80 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो ध्यान से समझने वाला है।
रेडियस ऑफ द अर्थ इज 640 किलोमीटर, ये गलत दिखा भाई रेडियस होना चाहिए 6400 किलोमीटर, ठीक है जी। दूसरी बात, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, तो सैटेलाइट जिस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है दैट वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है g m अपॉन स्मॉल r। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल फार्मूला यही होता है। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, उसकी वजह क्या है, h की वैल्यू दे रखी है 80 किलोमीटर्स। देखिए अब 80 किलोमीटर इज लेस देन r, सॉरी यहाँ पे ना रेडियस की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर उसके सामने तो बहुत कम है ना। जब h की वैल्यू 80 किलोमीटर जो कि बहुत कम है, उस केस में इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई हम करेंगे। क्या लिखेंगे, gm अपॉन r प्लस h। सबसे पहली बात, नाउ सिंस h इज लेसर देन r, तो देयरफॉर ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी बिकम्स √gm अपॉन r। अगर h की वैल्यू बहुत कम होती है कैपिटल R से, तो उस केस में h को इग्नोर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, gm का फॉर्मूला क्या होता है, gr²। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्मॉल g का फॉर्मूला होता है gm अपॉन r², तो यहाँ से ना gm की वैल्यू बन जाती है gr²। बहुत जगह यूज़ होता है ये। अब एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बचा, √gr। अब वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे वैल्यूज़ प्लेस कर सकते हैं आप। यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी बिकम्स √ ये हो गया 9.8। अब यहाँ पे एक और बात सुनने की है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू। रेडियस दे रखा है हमको 6400 किलोमीटर, किलोमीटर के साथ मीटर का मेल नहीं है, तो क्या करो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 6400 इंटू 1000, ये हो जाएगा मीटर में। अब कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 9.8 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर इंटू 6400 इंटू 1000, ठीक है। कैलकुलेशन का मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे करोगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने ऐसे लिखा, √ लगाया 98 अपॉन 10, डेसिमल हटा दिया तो 10 लग गया, ठीक है, इंटू 64। अब यहाँ पे इसके बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 2, उसके बाद है 1000। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दो, और यूनिट में क्या दिया था, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये देखिए 100 और 100 दो बार आ गया, तो रूट से बाहर आ जाएगा सिर्फ 100। 64 का रूट क्या होता है, 8। 98 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 49। अब दूसरी बात, ये जो मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर है, इसको जब रूट के बाहर ले आओगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ध्यान देना, मीटर पर सेकंड। अब ये बन गया हमारे पास 800 इंटू 49 का रूट होता है 7 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.4 मीटर पर सेकंड। होपफुली पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे स्टेप फॉलो करो, मैं तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। अब इसके बाद आपने डेसिमल हटाया यहाँ से, ये देखिए डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा 0, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल। 7 इंटू 8 होता है 56 इंटू ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड है, हमारी ऑप्शंस थी किलोमीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, इसको 56 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। अब 56 इंटू 14 आप कर दो तो ये बन गया 4, ये बन गया 7 8 डिवाइडेड बाय 1000, ये ठीक लिख रहा हूँ मैं, 7 56 इंटू 14 24 और इसमें कहीं मिस तो नहीं हो रही कोई कैलकुलेशन यार। एक चीज़ गड़बड़ हो गई, देखो ध्यान से, यहाँ पे ना ज़ीरो था ये, तो यहाँ पे एक ज़ीरो बेटा और आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक ज़ीरो यहाँ पर, ये हो जाएगा, ठीक है। फाइनली इट बिकम्स 7.84 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इलेबोरेटेड वे में लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी, 7.84 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज़ द आंसर। ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं जल्दी से।
ऑप्शन सी ए लो जी, 7.84 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, सुनिए, हमने क्या करा था, हमने एच को इग्नोर कर दिया था। ये 80 किलोमीटर थी ना, अगर यही होता 800 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर तो हम एच को इग्नोर नहीं कर सकते थे। उस केस में हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता ये वाला, फिर हमको ये यूज़ करना ही पड़ता हर हाल में। अभी तो हमने यूज़ कर लिया, आसान हो गया हमारे कैलकुलेशन, क्योंकि हाइट की वैल्यू बहुत कम थी। हर बार हाइट की वैल्यू बहुत कम नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के साथ प्लीज़ चैनल को शेयर करिए। और साथ साथ बेटा तैयारी करते चलो। मेरा टारगेट तो यह है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा मैटर मिल जाए। प्रैक्टिस सेशंस ये सारे हैं, तैयारी सीरीज़ के सभी लेक्चर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। और बेसिकली मैं करता भी सारे यूट्यूब पे ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं हमारे। कोशिश करो कि उनको फॉलो कर लो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू।